नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालविया एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ इतिहास के कुछ पन्नों को लेकर। कुछ साथी जो इस वीडियो सीरीज में नए जुड़े हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि हम भारत के इतिहास का एक एक बारीकी के साथ में अध्ययन कर रहे हैं और उस बारीकी के अंतर्गत हमने प्राचीन भारत के इतिहास को काफ़ी हद तक कंपटीशन के हिसाब से जाना था। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है और उसमें हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बारीकियां देखेंगे। देखिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शुरुआत हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासनकाल है वह 1556 से 1605 ईस्वी तक लगभग 49 वर्ष और 2 माह तक हिंदुस्तान में उसकी हुकूमत यानी बादशाहत रही। उसके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल सोढ़ा के घर में हुआ था। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर हिंदुस्तान की बादशाहत खोकर इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उसी दौरान जलालुद्दीन का जन्म जो है वह हुमायूं की औलाद के रूप में हमीदा बानो के गर्भ से हुआ था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके युद्ध प्रमुख देखें, इनका राजनीतिक जीवन देखें। प्रमुख युद्ध या राजनीतिक जीवन, तो राजनीतिक जीवन अर्थात प्रमुख युद्धों के अंतर्गत अगर हम क्रम वाइज देखें तो सबसे पहला युद्ध आता है 1556 ईस्वी, जिसे हम पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं। ये जलालुद्दीन अकबर के राजनीतिक जीवन की ये पहली घटना थी, पहला युद्ध था। उसके बाद में 1562 ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मालवा पर हमला किया, मालवा मध्य प्रदेश में। उसके बाद 1562 ईस्वी में ही वह राजपूताना में आमेर से संबंध जोड़े। सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आउटलाइन में बना लेता हूं। फिर 1569 के आसपास जलालुद्दीन का जो अभियान था वह रणथंबोर पर था। ये भी आपके राजस्थान में है। नहीं सॉरी, उससे पहले 1562 में ही गोंडवाना, जिसे अमरकंटका विजय कहते हैं। उसके बाद 1569 में ईस्वी में रणथंबोर के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। सॉरी, एक बार फिर से मिस्टेक, इंसान है, हो ही जाती है। 1567-68 ईस्वी में, क्योंकि सैनिक अभियान इतने हैं कि 2 बार भी अगर मैं बोर्ड भरूं तो भी कंप्लीट नहीं हो सकते। जलालुद्दीन अकबर के राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए पहलू बहुत ज्यादा हैं। चित्तौड़ पर युद्ध किया, उसके बाद 1568 ईस्वी में ही कालिंजर पर हमला किया। फिर 1569 ईस्वी में रणथंबोर के विरुद्ध हमला किया। फिर 1572-73 में गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान छेड़ा। फिर 1574 में बिहार और भागलपुर सैनिक अभियान हुआ।
फिर 1576 में कुंभलगढ़ अर्थात प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। उसके बाद 1578-79 में काबुल के विरुद्ध सैनिक अभियान छेड़ा। फिर 1579 में कंधार युद्ध। फिर 1579 के आसपास ही बलूचिस्तान के विरुद्ध हासिल की विजय। फिर 84-85 के आसपास सिंध। पंद्रह सौ 90-92 के आसपास कूच बिहार। 1593-94 के आसपास उड़ीसा। 1594-95 के आसपास बंगाल। 1598-99 के आसपास बरार। और 1601 ईस्वी के आसपास खानदेश और अहमदनगर तथा नासिक। ये खानदेश वाली जलालुद्दीन अकबर के जीवन से जुड़ी हुई अंतिम सैनिक अभियान है। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको डिटेल नहीं पूछेंगे युद्धों से बारे में। जब इंडियन नेशनल लेवल की हिस्ट्री जब पूछी जाती है तो सिर्फ जलालुद्दीन अकबर के राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दों का एक आउटलाइन ही आपको क्रमबद्ध सजाने को दिया जाता है। तो आपको सिर्फ क्रम याद रखना है। पानीपत, मालवा, उसके बाद राजपूताना यानी आमेर के साथ संबंध, फिर गोंडवाना विजय, फिर चित्तौड़ युद्ध, फिर कालिंजर युद्ध, फिर रणथंबोर विजय, फिर गुजरात विजय, फिर बिहार और भागलपुर विजय, फिर हल्दी घाटी युद्ध, उसके बाद में काबुल, फिर कंधार, फिर बलूचिस्तान, फिर सिंध, फिर कूच बिहार, फिर उड़ीसा, फिर बंगाल, फिर बरार, फिर खानदेश। वैसे ये जो डेटे मैंने दे रखी हैं, ईयर दे रखे हैं, वह इतिहास की तरफ से वेरीफाई इतने भी नहीं हैं। कुछ कुछ जो है वह ईयर थोड़े वेरीफाई हैं, बाकी थोड़ा कंफ्यूजन इतिहास में रहता ही रहता है। इसलिए आगे वाली डेटों को इतना भी ऑथेंटिक ना समझें। जैसे कि यहाँ पर मैंने डबल डेटे लगा रखी है तो अनुमानित डेटे हैं, ठीक है। तो चाहे तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बारी बारी से इनका वर्णन करते हैं। वैसे ये सैनिक अभियान भी एक युद्ध में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर एक युद्ध की अपनी एक अलग विशेषता है। आप राजस्थान के निवासी हो, आपको तो बेहतर पता होगा कि अपने आप में हल्दी घाटी युद्ध भी इतना बड़ा है कि जिसका वर्णन करते करते पूरा 1 घंटा तो क्या 2 घंटे भी बीत जाए तो भी कम है, ठीक है। तो इतने सारे सैनिक अभियान हैं, अगर हम प्रत्येक पर 1 घंटा लगाएं तो समझ लीजिए कि सिर्फ जलालुद्दीन अकबर ही अपने आप में 15 से 20 घंटे का मैटर हो जाएगा। इसलिए हम नेशनल लेवल की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कभी भी डेप्थ में सवाल नहीं आता, मेजर पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि डिटेल में पूरी बताने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है। आपने होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो मैं एक बार फिर से मौका दे देता हूं आपको, फिर हम एक एक चीज को देखते हैं। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में मैंने आपको शुरू करने से पहले एक छोटी सी चर्चा अपन यहां साइड में शुरू कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि भारत में 1540 से 45 के बीच में शेर शाह का शासन रहा। उसके बाद
1545 से लगाकर 1555 के बीच में शेर शाह के वंशज इस्लाम शाह, आदिल शाह, सिकंदर शाह और ताज खान का शासन रहा था भारत पर। ठीक है, ये चर्चा हमने की थी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हुमायूं शेर शाह सूरी से हारने के बाद हिंदुस्तान छोड़ के चला गया, उसकी हुकूमत हाथ से निकल गई। वह फारस यानी वर्तमान ईरान, वहां के शाह ताहमस्प की सहायता से उसके वकील सल्तनत बेरम खान को लेकर हिंदुस्तान वापस आया और बेरम खान ने सबसे पहला युद्ध लड़ा। वह युद्ध था सिकंदर शाह सूर से सर ए हिंद का युद्ध, यानी वर्तमान भटिंडा का युद्ध, और फिर आदिल शाह सूर से युद्ध लड़ा मच्छीवाड़ा का युद्ध। मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो शेर शाह के जो बेटे हैं इस्लाम शाह, आदिल शाह, सिकंदर शाह, ताज खान, शेर शाह की मौत के बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य आपस में बराबर बांट लिया था। पंजाब के आसपास जो है सिकंदर शाह सूर शासन कर रहा था, दिल्ली के आसपास जो है वह आदिल शाह सूर शासन कर रहा था, ताज खान कालिंजर के आसपास शासन कर रहा था और राजपूताना में एक तरह से इस्लाम शाह का इनडायरेक्टली शासन था। इस तरह से ये सूरवंश 4 बेटों में आपस में विभक्त हो गया था। ठीक है, हुमायूं हिंदुस्तान आया किसको लेकर? फारस से ईरान आया किसको लेकर? बेरम खान को लेकर। बेरम खान को लेकर आया और सबसे पहले उसने सर ए हिंद अर्थात भटिंडा का युद्ध लड़ा। ठीक है, किसके खिलाफ? सिकंदर शाह सूर के खिलाफ। और सिकंदर शाह सूर का शासन कहां था? पंजाब क्षेत्र में। ठीक है, तो पंजाब क्षेत्र में हुमायूं के वकील सल्तनत बेरम खान ने सर ए हिंद के सुल्तान सिकंदर शाह सूर को हराकर हुमायूं ने यहां पर मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी, यानी हुमायूं का अधिकार जो है पंजाब पर हो गया। उसके बाद में मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसी बेरम खान ने आदिल शाह सूर को परास्त किया, यानी आदिल शाह सूर का साम्राज्य कहां था? दिल्ली के आसपास। तो यहां पर भी हुमायूं का शासन कायम हो गया। अब ये हुमायूं की स्थिति ये बन गई थी। ठीक है, अब कुछ और बात मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक युद्ध आता है 1556 ईस्वी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के खिलाफ लड़ा गया, बाबर के मध्य लड़ा गया। ठीक है, पहला युद्ध आता है पानीपत का 5 नवंबर 1544 को। ठीक है, ये युद्ध आपने अक्सर सुना होगा कि यह युद्ध जो है वह अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। आप साथ में नोट्स भी बनाते जाइए। अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ था और यह युद्ध जो है हेमू हार गया था। ठीक है, यह अक्सर आपने पढ़ा होगा। अब सवाल उठता है कि यह हेमू कौन है? ठीक है, दूसरा यह सवाल उठता है कि उस समय अकबर तो मात्र 12 साल का बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, हुमायूं का बेटा था। ठीक है, तो अकबर ने कैसे युद्ध लड़ लिया? देखिए, अभी अभी मैंने कहा कि हुमायूं जब भारत आया तो उसके साथ में कौन था? बेरम खान, यानी एग्जैक्टली ये युद्ध जो है बेरम खान ने लड़ा है, जो हुमायूं का वकील सल्तनत था और उसके बाद में जलालुद्दीन जो अकबर बनेगा आने वाले समय में, उसका संरक्षक बना। और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जलालुद्दीन अकबर का जो प्रारंभिक समय है, जो 1556 से लगाकर करीब 1560 ईस्वी के बीच का समय है, वह बेरम खान के संरक्षण का काल है। ठीक है, तो अकबर की ओर से ये युद्ध लड़ा था बेरम खान ने। अब ये हेमू कौन है? देखिए, हेमू एक हिंदू
व्यक्ति था। ठीक है, ये हेमू भी शेरशाह सूरी की तरह एक साधारण आदमी था। ठीक है, और ये भी जीरो से हीरो बना। कैसे बना सुनना। देखिए, दिल्ली और आगरा क्षेत्र में आदिल शाह सूर का शासन था और उसी आदिल शाह सूर को मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने हराया था और हुमायूं का अधिकार दिल्ली पर हो चुका था। यहां तक क्लियर? ठीक है, ये आदिल शाह सूर है वह एक नाम मात्र का सुल्तान था। वास्तव में ये हेमू नाम का जो व्यक्ति है एक मेवाती हिंदू है, मेवात प्रदेश अलवर क्षेत्र का एक हिंदू था। यह धीरे धीरे करके आदिल शाह सूर का सेनापति बन गया। आदिल शाह सूर एक अय्यास निकम्मे किस्म का इंसान था। ठीक है, तो हेमू इसका सेनापति था। किसका? आदिल शाह का। ठीक है, इस हेमू ने धीरे धीरे जो है अपनी ताकत बढ़ा दी। हालांकि ये स्वतंत्र राजा नहीं बना, यह आदिल शाह सूर का सेनापति ही रहा। ठीक है, लेकिन वास्तव में उस समय दिल्ली में इसने अपनी ताकत मजबूत कर ली थी और आदिल शाह तो नाम मात्र का सुल्तान था। वास्तव में सारी ताकत जो है हेमू के हाथों में थी, उसके सेनापति के हाथों में थी। और हेमू ने धीरे धीरे करके एक 1.5 लाख की फौज तैयार की। ठीक है, और उसने 1.5 लाख की फौज तैयार की, हाथी सेना की, और वो तैयार करके उसने सीधे सीधे बैरम खान और अकबर को धमकी दी कि जहां से आए हैं वहां वापस लौट जाए, नहीं तो हाथियों के पैरों तले उनकी वो समाधि बना डालेगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मुगलों में इतना हेमू का खौफ फैल गया था, इतना डर फैल गया था, और हेमू ने धीरे धीरे करके वापस दिल्ली हासिल कर ली थी। ठीक है, किसके लिए? आदिल शाह के लिए। लेकिन आदिल शाह में फिर कह रहा हूं नाम मात्र का सुल्तान था। ठीक है, यानी वास्तविक सत्ता हेमू के हाथों में ही थी और दिल्ली फिर से अधिकार में ले ली थी। और इस वजह से बैरम खान और अकबर को भागना पड़ा पंजाब की ओर। और इसी पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर जो है वह जलालुद्दीन अकबर का ताजपोशी हुई है, उसका तिलक हुआ है। ठीक है, हेमू ने सख्त लहजे में अकबर और बैरम खान को धमकी दी कि वह हिंदुस्तान छोड़ दे, नहीं तो हाथियों के पैरों तले उनकी समाधि बना डालेगा। और सच मानिए, सारे मुगल हेमू की हाथी सेना से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, एक भी युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था। ठीक है, सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे जो हेमू का सामना करना चाहते थे। ठीक है, तो और वो 2 व्यक्ति कौन थे? बैरम खान और अकबर। 12 साल का बच्चा जलालुद्दीन और बैरम खान उसका जो है संरक्षक। तो बैरम खान को अच्छी तरह से पता थी हिंदुओं की कमजोरी। बैरम खान को यह अच्छी तरह से पता था कि उसकी मुगल फौज भली उस हेमू के डर के मारे उसका साथ दे ना दे, लेकिन फिर भी वो हेमू को हरा देगा, इतना कॉन्फिडेंट था वो बैरम खान। उसे अच्छी तरह से पता था कि हेमू जब युद्ध लड़ने के लिए आएगा तो हाथी पर बैठेगा और हाथी को शानदार तरीके से सजाएगा, छतरी वतरी लगाएगा, झंडी वंडी लगाएगा। ठीक है, और यू समझना है कि अगर वो सबसे शानदार हाथी किसी ने सजा रखा है और उसके अंदर कोई महारथी बैठा है, तो समझ लेना कि वह सच्चे मायनों में वह एक शासक है या फिर वीआईपी आदमी है। तो बैरम खान ने कुछ नहीं किया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अपने शिविर से निकला बैरम खान, धनुष उठाया, बाण निकाला और खींच के वीआईपी हाथी जो था उसके अंदर जो हौदे में बैठा हुआ महारथी था उसको निशाना बनाने का अपने सैनिकों को बोला। ठीक है, और सैनिकों ने वो ही किया और इतने धमाधम वीआईपी हाथी की ओर तीर चलाते गए ये, और एक तीर इत्तेफाक से हेमू की आंख में चला गया और हेमू वही ढेर, उसकी 1.5 लाख की हाथी सेना में भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचने की वजह से यह जीता हुआ युद्ध हेमू हार गए और हारा हुआ युद्ध बैरम खान और अकबर जीत गए। एक बार फिर से इतिहास में पासा बदल गया। अन्यथा हेमू अगर चाहता तो मुगलों को वापस हिंदुस्तान से खदेड़ भी सकता था, लेकिन यह बेवकूफी उसकी भारी पड़ी जो बैरम खान अच्छी तरह से जानता था। ठीक है, हेमू को जलालुद्दीन के समक्ष लाया गया। बैरम खान ने कहा 12 साल के बच्चे जलाल को कि इसकी गर्दन काटिए इस काफिर की और गाजी का रुतबा हासिल कीजिए। लेकिन
बेरम खान ने जलालुद्दीन ने मना कर दिया कि मैं गर्दन कैसे काटूं, ये भी तो इंसान है। लाख मना करने के बावजूद भी बेरम खान की गर्दन हेमू की गर्दन जो है बेरम खान ने उड़ा दी। वैसे तो देखा जाए तो एग्जैक्टली ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, अगर राजाओं के हिसाब से देखा जाए तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वह लड़ा गया है। राजा उस समय अकबर था और सामने राजा कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? हेमू। ठीक है, आदिल शाह का सेनापति कौन था? हेमू। और अकबर का सेनापति कौन था? बेरम खान। यानी एक हिसाब से देखा जाए, अगर सेनापतियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह युद्ध बेरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया, और राजाओं के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अकबर और आदिल शाह के विरुद्ध लड़ा गया। लेकिन अपन अक्सर इस युद्ध को किसके बीच में मानते हैं? क्रॉस मार देते हैं, अकबर और हेमू। जबकि इस युद्ध में अकबर 12 साल का छोटा सा बच्चा था। वास्तव में बेरम खान ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और अगर देखा जाए उधर तो आदिल शाह तो युद्ध के लिए आया ही नहीं था, उसका सेनापति ही लड़ रहा था, वो तो दारू पी के कहीं पड़ा हुआ था। समझ गए? तो इस तरह से पानीपत का दूसरा युद्ध मुगलों ने जीत लिया, और एक बार से फिर से हारी हुई बाजी जो है वह मुगल जीत गए, जैसे बाबर जीतता आया था। ठीक है, और इस तरह से दिल्ली पर अधिकार हो गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। यानी ये युद्ध जो जीता पानीपत का, वह अकबर ने अपने संरक्षक बेरम खान की वजह से जीता था। यानी इस युद्ध में अकबर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अकबर ने तो हथियार ही नहीं उठाया था। अब आती है बात मालवा की। मालवा का एक शासक था बाज बहादुर, जिसकी राजधानी थी मांडू। इसे मांडू या मालवा सुल्तान भी कहा जाता है। इसकी एक रानी थी, बाज बहादुर की रानी थी रूपमती। कहते हैं कि ये रानी रूपमती जो है बहुत ही सुंदर थी, गजब की सुंदर थी। और आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि अकबर का जो प्रारंभिक समय है वह एक तरह का संरक्षक काल था, पेटीकोट शासन था। और उस पेटीकोट शासन में महामनगा, जीजी अनगा, अत का खेल और उसके बदमाश 2 छिछोरे छोरे अदम खान और आसफ खान की चलती थी। तो ये रानी रूपमती है, वह कहते हैं कि रानी पद्मावती से भी काफी सुंदर थी, और इसके पीछे पड़ गया था अधम खान। ठीक है, तो रानी रूपमती को पाने के लिए सेनापति अधम खान ने मालवा पर हमला किया था। तो बाज बहादुर जो है मुगल फौज से यानी अधम खान से हारकर मेवाड़ महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता, उनकी शरण में आ गए थे बाज बहादुर, और रानी रूपमती ने मांडू के महल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यानी इस युद्ध में भी देखा जाए तो इस युद्ध में भी गलती किसकी थी? इस युद्ध में भी देखा जाए तो वास्तव में क्या जलालुद्दीन अकबर ने युद्ध लड़ा था? नहीं लड़ा था। यही तो चीजें जलालुद्दीन अकबर के ऊपर कलंक बन जाती हैं, जबकि जलालुद्दीन अकबर का उस युद्धों से कोई लेना देना भी नहीं है। उसकी तो बेचारे की चलती नहीं है, वो तो हाथों की कठपुतली बना हुआ है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं राजपूताना से संबंध की। देखिए, जलालुद्दीन अकबर, अभी फिलहाल जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन की एक बेगम थी जिसका नाम था रुकैया बानो। इस रुकैया बानो के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए ये दोनों मियां बीवी अपने गुरु सेखू बाबा के पास गए। सेखू बाबा अर्थात शेख सलीम चिश्ती। ये दोनों मियां बीवी, बेगम और शौहर, शेखू बाबा, प्यार से कहते थे जलालुद्दीन शेखू बाबा, शेख सलीम चिश्ती के पास गए। और इन दोनों मियां बीवी ने शेखू बाबा से हिंदुस्तान का वारिस मांगा, यानी औलाद मांगी। ठीक है, तो शेखू बाबा ने कहा कि बादशाह सलामत,
औलाद देना ना देना खुदा के वश में है, मेरे बस में नहीं। आप दोनों एक काम कीजिए, दोनों मियां बीवी मेरे जो पीर हैं अर्थात मेरे जो गुरु हैं जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेक आइए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर में, यानी अजमेर शरीफ जा आइए पैदल। अगर खुदा ने चाहा, अल्लाह ताला ने चाहा, ठीक है, तो आपको औलाद जरूर नसीब होगी। ठीक है, तो सेखू बाबा के कहने पर दोनों मियां बीवी पैदल अजमेर की तरफ रवाना हुए थे और इसी को कहते हैं जलालुद्दीन की अजमेर जियारत। 1562 जनवरी फरवरी में। ठीक है, ये दोनों मियां बीवी आगरे से अजमेर की तरफ 3 जनवरी 1562 को रवाना हुए थे पैदल। जियारत मतलब एक तरह की जात देते ना, मन्नत मांगते बाबूजी की, ठीक है, और वो मन्नत पूरी होती है तो कुछ फल मिल जाता है। तब जब मियां बीवी आगरे से अजमेर की तरफ रवाना हुए थे तो सांगानेर में 20 जनवरी 1562 को उनकी मुलाकात आमेर के राजा भारमल से हुई। भारमल खुद, आमेर का राजा भारमल कच्छवा खुद बादशाह जलालुद्दीन की अगवानी करने के लिए सांगानेर पहुंचा। ठीक है, 20 जनवरी 1562 को अपने 10 पुत्र, 3 पोते और 1 पुत्री को लेकर, ठीक है, 10 बेटे, 3 पोते और 1 बेटी को लेकर राजा भारमल अकबर की अगवानी करने के लिए सांगानेर पहुंचा और कहा जलालुद्दीन को कि बादशाह सलामत, मेरे इन 10 पुत्र, उन 10 पुत्रों में आपने नाम सुना होगा भगवान दास या भगवंत दास, तेजकरण, लूणकरण, जगन्नाथ या जगदीश कछवाहा जैसे 10 पुत्र और 3 पोते। 3 पोतों में आपने नाम सुना होगा मान सिंह, भाऊ सिंह, महासिंह। इनको लेकर जलालुद्दीन अकबर के पास पहुंचे और जलालुद्दीन को कहा कि बादशाह सलामत, मेरे इन बेटों, पोतों और पुत्री को आपकी सेवा में रख लीजिए। तो बादशाह सलामत जलालुद्दीन अकबर ने कहा कि राजा भारमल, आपके पुत्रों और पोतों को तो मैं सेवा में रख लूं, आपकी पुत्री का क्या करूं? उसे दासी तो नहीं बना सकता। एक काम करता हूं, मैं जा रहा हूं अजमेर शरीफ ख्वाजा के दर पे। जैसा ख्वाजा आदेश करेंगे, जैसा खुदा चाहेगा वैसा मैं कर लूंगा। तो 29 जनवरी 1562 को जलालुद्दीन अजमेर शरीफ पहुंच गए और अजमेर से जब वे वापस रवाना हुए आगरे की तरफ, तब उन्होंने अजमेर से रवाना होते वक्त कहा, आमेर संदेशा भिजवाया कि राजा भारमल, आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी पुत्री हरका से निकाह पढ़ना चाहता हूं। पुत्री हरका से निकाह पढ़ना चाहता हूं। हरका बाई, जिसे रखा बाई भी कहते हैं, जिसे मरियम उज्जमानी भी कहते हैं, से निकाह पढ़ना चाहता हूं। सच मानिए, 6 फरवरी 1562 को आमेर के राजा भारमल ने सांभर में स्वयं बड़ी खुशी खुशी मंडप सजाया और हरका का निकाह जो है बादशाह जलालुद्दीन से पढ़वाया। ठीक है, बादशाह ने कोई दबाव नहीं बनाया था, उल्टा हरका इस रिश्ते से नाराज थी, खिलाफ थी, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारमल ने ऐसा स्वेच्छा से किया था। जलालुद्दीन की महानता देखिए, बाकी शासकों को, बाकी बादशाहों को देखिए और इनसे कंपेयर कीजिए।
कोई भी तरह का हरका के ऊपर दबाव नहीं था। वह हिंदू रीति नीति से पूजा पाठ करती थी, कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, और स्वयं जलालुद्दीन अकबर भी अपने मस्तक को तिलक लगाते थे। ठीक है। और हरका से निकाह पढ़ने के बाद में वे आगरे पहुंच गए, और इसी हरका से एक पुत्र हुआ था नूरुद्दीन सलीम खान। ठीक है। तो इस तरह से राजपूताना के साथ जलालुद्दीन ने वैवाहिक संबंध जोड़े थे। ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ और मैटर की। यानी इससे यह साबित हुआ कि 20 जनवरी 1562 को आमेर के राजा भारमल ने मुगल अधीनता स्वीकार की, अपने 10 पुत्र और 3 पोतों को अकबर की सेवा में भेजकर, और 6 फरवरी 1562 को सांभर में मुगलों के साथ रक्त संबंध यानी वैवाहिक संबंध जोड़े। अर्थात भारमल राजस्थान का पहला राजपूत शासक हुआ जिसने मुगल अधीनता या अकबर की अधीनता स्वीकार की, तथा पहला राजपूत शासक हुआ जिसने मुगलों के साथ में रक्त संबंधी या वैवाहिक संबंध जोड़े। ठीक है। चलिए अब एक और मैटर की बात करते हैं। देखिए, 1562 नवंबर महीने में अकबर का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था आसफ खान। उस आसफ खान ने क्या किया, गोंडवाना जो चंदेल साम्राज्य की राजधानी थी, चंदेल राजपूतों की राजधानी थी, और चंदेलों का राजपूत शासक था दलपत सिंह। दलपत सिंह चंदेल। दलपत सिंह चंदेल की एक रानी थी दुर्गावती। ठीक है। दुर्गावती के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था वीर नारायण। काफी छोटा था, 2 साल का अबोध बालक था। दलपत सिंह की मौत हो गई थी। तो इस आसफ खान जैसे घिनौने आदमी की नजर